हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन पॉलिटी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम 8वां चैप्टर डिस्कस करेंगे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस चैप्टर का आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी इस सीरीज का हम लोगों ने 7 चैप्टर जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, ये 7 चैप्टर्स जो है हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो ये जो 8वां चैप्टर है स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका जो है आज हम जो है पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जितने भी चैप्टर्स है जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, इंडियन पॉलिटी के अगर बात करेंगे यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। तो इस सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है ताकि वो आपके प्रीलिम्स हो या फिर मेंस के तैयारी के लिए ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग जो है यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। और इसके अलावा भी अगर आप लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है आप जॉब करते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको ये जो है बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो अभी तक इंडियन पॉलिटी के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डीपीएसपी। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ऑलरेडी जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट जो है ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसमें कितने आर्टिकल थे? आर्टिकल 12 से स्टार्ट हुआ था आर्टिकल 35 तक। तो पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये डील करता है जो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। तो इसमें कितने आर्टिकल होंगे? आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। तो ये जो है पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स जो था, ये राइट्स क्या था कि कोई भी जो सिटीजन है यहाँ पे, सिटीजन्स को यहाँ पे राइट दिए गए थे कि जो भी भारत के सिटीजन होंगे इंडियन टेरिटोरी के अंदर होगी, कुछ कुछ यहाँ पे राइट जो है फॉरेनर्स के लिए भी अलाउड थी लेकिन ज्यादातर सिटीजन को यहाँ पे जो है ये कवर करती। तो सिटीजन्स हो यहाँ पे उन लोग को ये राइट्स दिए गए थे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर नाम को भी अगर देखेंगे, डायरेक्टिव यानी कि डायरेक्शन देना, प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। स्टेट पॉलिसी यानी कि जो स्टेट है, ऑलरेडी हम लोगों ने जो है आर्टिकल 12 में डिस्कस किया था स्टेट क्या है यहाँ पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो हमारे पार्ट 1 जो है चैप्टर नंबर 7 का उसको देख लीजिएगा। स्टेट के बारे में मैंने डिटेल में वहां पे डिस्कस किया है। तो पॉलिसीज जब फ्रेम करती है स्टेट तो उनको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स का जो डायरेक्शन देती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में जो है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो है पार्ट 4 में मेंशन किया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीपीएसपी भी बोलते हैं यहाँ पे। तो डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट जो है इसको बोरो किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से, और आयरलैंड ने उसको जो कॉपी किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो एक चीज देखिए कि फंडामेंटल राइट जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे जो है निगेटिव ऑब्लिगेशंस दिए गए थे कि राइट टू इनइक्वलिटी नहीं करनी चाहिए, क्या करनी नहीं चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया गया था कौन सी चीज जो वर्जित है समाज से। यहाँ पे धर्म के आधार पे, यहाँ पे अलग अलग जो आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, बहुत कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया था जो निगेटिव थी। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो मेंशन किया जाएगा कि क्या करनी चाहिए, डायरेक्शन यानी कि स्टेट्स को यहाँ पे जो है डायरेक्शन दिया गया है कि क्या करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कोई भी जो गवर्नमेंट आती है हर साल जो है इलेक्शन के टाइम में अपनी जो मैनिफेस्टो लिखते हैं तो वहां पे बहुत कुछ जो है वादे करते हैं यहाँ पे कि हम लोग जो है सड़कें कंप्लीटली यहाँ पे कंक्रीट का बना देंगे,
फ्री यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये मैनिफेस्टो में यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये मैनिफेस्टो जब डिजाइन किए जाते हैं तो डीपीएसपी जो है इसके आधार पे ही यहाँ पे डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड हम लोग जो पढ़ेंगे सोशल वेलफेयर के हिसाब से। तो ये देखिए, जब भी गवर्नमेंट जो है इसको मैनिफेस्टो को डिजाइन करती है, सोशल वेलफेयर के लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। तो एक चीज देखिए, जो डीपीएसपी है ये नॉन एनफोर्सेबल है, यानी कि मान लीजिए कि किसी भी गवर्नमेंट ने जो वादे अपने मैनिफेस्टो में किए थे और उसको फुलफिल नहीं किया, तो आपने उसके आधार पे उस गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट को यहाँ पे अप्रोच नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने तो अपने मैनिफेस्टो में यहाँ पे बोल दिया था लेकिन ये तो फुलफिल नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट की भी जो भी यहाँ पे सरकार आई होगी यहाँ पे, उनकी भी कुछ यहाँ पे सिचुएशन होती है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पे किया जाता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये यहाँ पे जो है एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है ये एनफोर्सेबल है। अगर आपकी यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो भंग हो गई तो आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट को जो है अप्रोच कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए। तो ये राइट जो है ये आपको मिली हुई है। तो देखिए यहाँ पे जब भी फंडामेंटल यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसके कुछ कुछ फीचर्स होते हैं यहाँ पे। तो स्टेट जब होती है यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से, स्टेट को जो है यहाँ पे जो भी यहाँ पे रूल बनाती है उन लोग को जो है ये पॉलिसीज के बारे में ध्यान रखना होगा। जब भी कुछ उन लोग जो है लॉज बनाती है, यहाँ पे कुछ भी लॉज बनाती है यहाँ पे, तो इस जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो हम लोग आर्टिकल्स में डिस्कस करेंगे, ये जो है ध्यान में रखनी होगी। तो ये अगर ध्यान में नहीं रखेगी तो आने वाले इलेक्शंस में उन लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम्स होगी, देश में जो है सोशल वेलफेयर जो फॉर्म नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो कॉन्सेप्ट है 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जो गवर्नर जनरल हुआ करती थी वहां पे, तो उन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वहां पे भी मेंशन हुआ करती थी। तो यहां पे देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है यहाँ पे जनरली इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम जो है एक डेमोक्रेटिक स्टेट को यहां पे बनाने के लिए मेंशन किया गया है। तो ऑलरेडी जैसे कि यहां पे कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। तो यहां पे अगर गवर्नमेंट ने उसको अप्लाई नहीं किया तो उसको जो है आप किसी कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वायोलेशन है, इसको जो है ये नॉन जस्टिफिएबल है। लेकिन यहां पे जो है कोर्ट्स जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ उसके हिसाब से उसको एग्जामिन या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो देखिए एक चीज कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए यहां पे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक मेंशन है। तो कुछ भी क्लासिफिकेशंस नहीं दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन यहां पे जो अलग अलग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। तो पहला पार्ट है यहाँ पे सोशलिस्ट, दूसरा पार्ट है गांधीयन और तीसरा पार्ट है लिबरल। तो इसको अगर हम लोग को समझना है तो देखिए यहाँ पे 3 पार्ट है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, तो जितने भी आर्टिकल है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। तो देखिए आर्टिकल 36 और 37 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं आता, स्टेट के बारे में यहां पे मेंशन किया गया है। तो ये शुरू होती है आर्टिकल 38 से। तो आर्टिकल 38 से लेकर आर्टिकल 51 तक जितने भी आर्टिकल्स है इसमें, तो उसके जो है यहाँ पे उसको अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल में जो सोसाइटी के यहाँ पे वेलफेयर के लिए ज्यादा इंपोर्टेंस दिए जाते हैं, तो इसमें आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 को इंक्लूड किया गया है सोशलिस्ट प्रिंसिपल में। गांधीयन प्रिंसिपल जो है इसमें जो है आर्टिकल्स की जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जो भी प्रिंसिपल्स के हम लोगों ने बात किया था, तो इसमें जो है आर्टिकल 41, 40, 43, 43B, 46, 47 और 48A इसके बारे में यहां पे मेंशन किया गया है। और लिबरल प्रिंसिपल जो है इसमें जो है आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 को मेंशन किया गया है। तो 38 से लेके जो है 51 तक जो है इन आर्टिकल्स को 3 मेजर पार्ट में बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इनको अलग अलग डिवीजन किया गया है। लेकिन इसके बारे में देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये हम लोग को यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे खुद से किया है यहाँ पे।
यानी कि यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट ने किया है, यहाँ पे मैंने नहीं किया है, यहाँ पे स्टेट ने किया है, तो इसके हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया कि आर्टिकल 38 से ही जो है डीपीएसपी का यहाँ पे शुरू होता है, तो 2 आर्टिकल ऑलरेडी हो जाते हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर बी आर आंबेडकर ने यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम कर रहे थे, तो वहां पे एक चीज उन लोग क्लियर थे कि स्टेट के बारे में मेंशन किया गया था। तो देखिए यहाँ पे स्टेट के बारे में जो फंडामेंटल राइट्स का जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12, और डीपीएसपी का जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36, दोनों में ही जो स्टेट के बारे में मेंशन किया है। तो यहां पे था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसीलिए यहां पे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 को मेंशन किया गया है इस तरीके से कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट वही होगी जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मेंशन किया गया है, यानी कि आर्टिकल 12 में जो मेंशन किया गया है वही आर्टिकल 36 में भी लागू होगी। आर्टिकल 37 में क्या बोला गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है, और यहां पे जो है ये फंडामेंटल गवर्नेंस, यानी कि ये जो है गवर्नेंस को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए स्टेट जो है इसके प्रिंसिपल्स जो अप्लाई करेगी ताकि कुछ भी रूल बना सके। तो स्टेट भी जो है यहाँ पे अलग अलग जो योजना है, यहाँ पे स्कीम्स है, लाती रहती है ताकि इन प्रिंसिपल्स जो मेंशन किया गया है इन प्रिंसिपल्स को यहाँ पे अप्लाई किया जा सके। तो आज हम जो है यहाँ पे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करेंगे। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है यहाँ पे सोशलिज्म के आइडियोलॉजी के ऊपर यहाँ पे बेस्ड होती है, यानी कि जो सोसाइटी में अलग अलग वर्ग होते हैं यहाँ पे उनके यहाँ पे बेनिफिट्स जो है उसके बेनिफिट्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो मेन यहाँ पे सोशलिस्ट स्टेट में जो है मेन सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात किया गया है ताकि एक स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके। स्टेट की वेलफेयर के लिए जितने भी वर्ग है उनको समान यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, हर यहाँ पे वर्ग हो, यहाँ पे मेल हो फीमेल हो इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो है अलग अलग एज के हिसाब से हो, अलग अलग यहाँ पे जो सैलरी के हिसाब से हो, इकोनॉमिक डिवीजन के हिसाब से हो, इन लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो गाइडलाइंस दिए गए हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, ऑलरेडी हम लोगों ने सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो मेंशन किया था यहाँ पे, तो उसके बेसिस पे जितने भी आर्टिकल्स हैं आज हम इस डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात यहाँ पे मेंशन किया गया है आर्टिकल 38 में, तो यहाँ पे बोला गया है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए इस तरीके से प्रमोट किया जाएगा ताकि जो है सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए जो है सोशल ऑर्डर को यहाँ पे सिक्योर करना होगा। मान लीजिए यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ रूल ला रही है, गवर्नमेंट कुछ लॉ ला रही है ताकि इकोनॉमिक जस्टिस को मेंटेन किया जा सके, पॉलिटिकल जस्टिस को मेंटेन किया जा सके यहाँ पे, तो यहाँ पे सोशल ऑर्डर को भी मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मान लीजिए कि कुछ भी अगर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पे जो भी एक अमेंडमेंट जो एक्ट लाया गया था, तो यहाँ पे इसको लाया गया था कि जो पिछले हुए जो इकोनॉमी के बेसिस पे यहाँ पे जो भी वर्ग है उन लोग को भी यहाँ पे इक्वली मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये जब इंक्लूड किया गया है इकोनॉमिक जस्टिस को मेंटेन करने के लिए, तो इसके हिसाब से कोई भी सोशल डिसऑर्डर नहीं होनी चाहिए, इसको भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ एक चीज देखिए कि इनइक्वलिटीज को कम करना, यानी कि जो भी अमीर है गरीब है, अमीर और गरीबी की जो डिफरेंस है इसको कम करना, यहाँ पे स्टेटस के यहाँ पे डिफरेंसेस को कम करना, यहाँ पे जो फैसिलिटीज है यहाँ पे इक्वल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 में यहाँ पे देखें कि 6 यहाँ पे क्लॉजेस के बारे में मेंशन किया गया है कि एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी कि जो भी सिटीजन्स है उन लोग को यहाँ पे प्रॉपर लिवलीहुड मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, जब भी देखिए आप डीपीएसपी को पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पे अलग अलग जो योजना है स्कीम्स, आपको लिस्ट ऑफ योजना मिल जाएंगी। अगर स्कीम फॉर गवर्नमेंट फॉर सोशल वेलफेयर अगर आप गूगल में भी टाइप करके देखेंगे अलग अलग स्कीम्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो हर सिटीजन की लिवलीहुड को मेंटेन करने के लिए एक स्कीम जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये जो है ये एक्ट क्या बोलती है कि कोई भी जो सिटीजन है यहाँ पे उन लोग को 100 दिन का यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे उनको काम नहीं मिला तो 100 दिन का यहाँ पे जो है उन लोग को जो है डेली वेजेस उन लोग को मिलेगी। अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पे अलग अलग है, ये दिया गया है ताकि उन लोग को जो है प्रॉपर एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड मिल सके। देन यहाँ पे जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज जो है
हर कम्युनिटी को यहाँ पे मिलनी चाहिए। अलग अलग यहाँ पे जो है कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम निकाले हैं। यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यहाँ पे मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली नहीं होने के लिए भी बात किया गया है यहाँ पे कि गवर्नमेंट यहाँ पे हर जो यहाँ पे क्या बात करेंगे कि अलग अलग जो स्टार्टअप्स है यहाँ पे उनके लिए अलग अलग स्कीम्स निकालती है सबके लिए, ताकि मोनोपोली ना हो सके, सबके लिए इक्वल जस्टिस हो सके। सोशल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इक्वल पे फॉर वुमेन एंड मैन, मैन और वुमेन के लिए यहाँ पे इक्वल पे होनी चाहिए, इक्वल वर्क होनी चाहिए। तो इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, यानी कि कोई भी जो बच्चा है या फिर कोई बुजुर्ग है उन लोग को अपने हेल्थ या स्ट्रेंथ के ज्यादा काम नहीं करवा सकते हैं, इसके बारे में भी मेंशन किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आर्टिकल 39 की ई और एफ जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे जो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे काफी सारे गवर्नमेंट जो है स्कीम निकालती है ताकि बच्चे जो है उनकी न्यूट्रिशन को यहाँ पे जो है आगे बढ़ाया जा सके। बहुत सारे आपको ऐसे स्कीम्स मिल जाएगी। तो ये स्कीम्स को जब भी आप प्रिपरेशन करने के टाइम में पढ़ेंगे तो उसको रिलेट करके पढ़िए, तब आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट जो है ये स्कीम्स निकालती है क्यों निकालती है। यहाँ पे डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल्स आर्टिकल मतलब यहाँ पे जो है मेन प्रिंसिपल्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये प्रिंसिपल्स जो डायरेक्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से स्टेट को, तो उस प्रिंसिपल्स उस डायरेक्शन के हिसाब से ही गवर्नमेंट यहां पे अलग अलग स्कीम निकालती है ताकि सोशल वेलफेयर के बारे में यहां पे मेंशन किए जा सके। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे आर्टिकल 39A। तो यहां पे इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड मतलब यहां पे मान लीजिए कि कोई एक गरीब इंसान है, उनको यहां पे जस्टिस के लिए वहां पे उन्होंने हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहां पे अभी उनको जो है एक लॉयर हायर करनी पड़ेगी ऐसे सिचुएशन में। अगर वो जो है लॉयर हायर नहीं कर पाए तो उनको जो है प्रॉपर जस्टिस मिलेगी। एक गवर्नमेंट लॉयर जो है उनको फ्री ऑफ सर्विस जो है मुफ्त में जो है उनकी यहां पे रिप्रेजेंटेशन करेगी। तो फ्री लीगल एड जो है ऐसे सिचुएशन में भी गरीबों के लिए यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। 41 आर्टिकल में क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 39A के बाद सीधा आर्टिकल 41 आया है। तो 40 जो आर्टिकल यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल्स में मेंशन किया गया है। तो बीच बीच में जो भी आर्टिकल्स आपको मिसिंग देखेंगे वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 41 में क्या बोला गया है कि राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, यहाँ पे ओल्ड एज हो गई, सिकनेस हो गई, यहाँ पे डिसेबलमेंट हो गई, तो उन लोग को भी यहाँ पे प्रॉपरली एजुकेशन मिलनी चाहिए, यहाँ पे पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए, राइट टू वर्क यहाँ पे मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो गया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो है डिफरेंटली एबल हो गया या डिसेबल्ड हो गई या फिर सिकनेस हो गई तो उन लोग जो है काम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कीम जो है गवर्नमेंट ने निकाला है, जिसकी प्रधानमंत्री वयोश्री योजना, ऐसे काफी सारे स्कीम्स है। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने काफी सारे ऐसे स्कीम्स निकाले ताकि हर वर्ग की समाज को जो है यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस उनको मिल सके। यहाँ पे अभी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कोई भी काम करने की जो कंडीशन हो वो ह्यूमन कंडीशन होनी पड़ेगी। मान लीजिए कि जो कोल माइंस है वहां पे ऐसा नहीं कि वो डेफिनेटली डेंजरस काम होगी वहां पे, लेकिन वहां पे जो भी सिचुएशन होगी वो भी कंडीशन ह्यूमन के काम करने के लायक कंडीशन होनी पड़ेगी। और मैटरनिटी लीव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैटरनिटी रिलीफ के बारे में मेंशन किया गया है। यानी कि कोई जो है महिला अगर वो मैटरनिटी यानी कि मां बनने के टाइम में उन लोग को जो है लगभग एक टाइम रहता है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग भी होते हैं, यहाँ पे मिनिमम 9 मंथ्स 6 मंथ्स अलग अलग होते हैं, यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे जो है मैटरनिटी रिलीफ मिलेगी यहाँ पे। यानी कि वो महिला जो है घर में बैठेगी यहाँ पे, उस टाइम में उनको काम में आने की जरूरत नहीं है और उनको जो है यहाँ पे मंथली जो है उनकी सैलरी उनके अकाउंट में डिपॉजिट होती रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आर्टिकल 43। तो आर्टिकल 43 में यहाँ पे जो है लिविंग वेज को सिक्योर करने की बात की गई है। अभी लिविंग वेज ऑब्वियसली आप लोगों ने मिनिमम वेज के बारे में तो सुना होगा, रोटी कपड़ा और मकान। लिविंग वेज क्या होता है, यानी कि उसके बीच बात जो होती है यहाँ पे हेल्थ की यहाँ पे सुरक्षा करना, इंश्योरेंस होना, यहाँ पे एजुकेशन होना, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफी सारे स्कीम्स निकाले हैं। तो अगर मान लीजिए हेल्थ के लिए यहाँ पे जो है कितने सारे स्कीम्स होगी, यहाँ पे प्रधानमंत्री
आयुष्मान भारत योजना हो गई यहाँ पे। देन अगर बात करेंगे जो प्रॉपर, अगर पानी के लिए भी बात करेंगे तो जल जीवन मिशन हो गई यहाँ पे, जो सौभाग्य स्कीम हो गई यहाँ पे। तो काफी सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाले हैं यहाँ पे, ताकि जो भी वर्कर्स है उनके कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को मीट करने के लिए यहाँ पे जो है उनकी सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे मीट किए जा सके। यहाँ पे आर्टिकल 43A यहाँ पे क्या बोलती है कि जो भी वर्कर्स है वो भी कोई भी इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में उन लोग की पार्टिसिपेशन को सिक्योर करने की यहाँ पे बात की गई है। यानी कि जो भी यहाँ पे एम्प्लॉइज है, कोई भी इंडस्ट्रीज उनकी जो कुछ भी मैनेजमेंट की डिसीजन हो वहां पे पार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 47 क्या बोलता है, राइज ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल एंड इनकम पब्लिक हेल्थ। यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप, काफी सारे जो है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कितनी स्कीम्स यहाँ पे निकाल रही है कि प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हो गई यहाँ पे, न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्वस्थ भारत अभियान हो गई यहाँ पे। काफी सारे ऐसे स्कीम्स गवर्नमेंट यहाँ पे निकाल रही है, ताकि जो भी लोग हैं यहाँ पे उन लोग की जो है यहाँ पे हेल्थ स्टैंडर्ड हो गई, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड यहाँ पे उसको बढ़ाया जा सके। अलग अलग जो है स्टेट जो है यहाँ पे, राज्य जो है, उन लोग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग स्कीम्स निकालती है यहाँ पे। जो युवतियां होती है उनके लिए यहाँ पे हो गई, यहाँ पे जो भी मदर होती है उन लोगों के लिए हेल्थ किट होती है यहाँ पे, उनको सप्लाई किए जाते हैं। तो काफी सारे जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, ये जो है अलग अलग स्कीम्स निकालती रहती है। और उसमें देखिए कुछ कुछ कंडीशंस भी होंगे आपके। तो ऐसा नहीं हो कि जिस लोगों के यहाँ पे जो है सैलरी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे करोड़ों रुपया इनकम होती है, उनके लिए नहीं होता है यहाँ पे ज्यादातर। तो यहाँ पे जो भी गरीब लोग होते हैं यहाँ पे, उन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम्स जो है काफी इंक्लूड किए जाते हैं। अक्सर आपको मिलते रहते होंगे, अलग अलग राज्यों ने ऐसे स्कीम्स निकाले हैं। मध्य प्रदेश ने निकाला है, राजस्थान ने निकाला है, महाराष्ट्र ने निकाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है यहाँ पे, ताकि महिलाओं को जो यहाँ पे हेल्थ न्यूट्रिशन की जो है किट मिल सके। यहाँ पे जो स्कूल में पढ़ती है लड़कियां, उन लोग के लिए यहाँ पे अलग अलग न्यूट्रिशन हेल्थ से रिलेटेड काम यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इंक्लूड करती रहती है। तो इस पार्ट में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे काफी स्लो प्रोग्रेस करता हूँ, बहुत स्लो यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ आप लोग के साथ, ताकि मेन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी यहाँ पे हो जाए। आपके स्कूल के एग्जाम की तरह जो है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बताइए कि आर्टिकल 47 जो है ये कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपको। काफी कंफ्यूजिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी पड़ेगी आपको क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। एक ही पार्ट में, एक ही डिस्कशन में मैं पूरी की पूरी चैप्टर को कवर कर सकता हूं, लेकिन उससे आपको कुछ भी क्लियरिटी नहीं होगी। तो इसीलिए मैं यहां पे कोशिश करता हूं ताकि थोड़ी सी स्लो यहां पे जाओ और आपकी जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी यहां पे ज्यादा होती जाए यहां पे। और ये जो नोट्स है डेफिनेटली आपको मेरे वेबसाइट में मिल ही जाएगी। तो जो भी बुक्स यहां पे मैंने रेफर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, पॉलिटिका बाइबल बोल सकते हैं इसको, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की एक बुक है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। जो मैक बुक भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, इज ए पार्ट ऑफ रिवीजन। और अगर बात करेंगे डीडी वासु के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पेशली मेंस के लिए यहाँ पे आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़नी है यहाँ पे, तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं। इन सभी बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेंगे और आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।